नमस्कार, मैं हूँ ज्योति यादव और आप देख रहे हैं समदोष आयुर्वेदा पॉडकास्ट। आज हम एक ऐसे हेल्थ इशू पर बात करने वाले हैं जो लाखों लोगों की जिंदगी को चुपचाप से प्रभावित कर रहा है। उस बीमारी का नाम है IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। क्या आप जानते हैं, इस बीमारी की वजह से, सिर्फ पेट की समस्या की वजह से लोग साल भर में 20 से 25 दिन की काम से छुट्टियां लेते हैं। और सिर्फ अमेरिका की बात करें तो 36 लाख से भी ज्यादा पेशेंट डॉक्टर विजिट होती हैं और इसका हेल्थ केयर खर्चा $30 बिलियन से भी अधिक पहुंच चुका है। रिसर्च ये भी कहती है कि ये केवल डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी प्रोडक्टिविटी, कैरियर, सोशल लाइफ और मेंटल हेल्थ पर भी असर डालती है। हमारी तेज रफ्तार जिंदगी, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, इन सभी के देखते हुए IBS के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो आखिर क्या है ये IBS, ये क्यों होता है और आयुर्वेदा इसे किस नजरिए से देखता है? इन सभी सवालों के जवाब लेकर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मेघा जी फ्रॉम समदोष आयुर्वेदा। मेघा जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू मैम। जैसा कि अभी बताया कि IBS इतने सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, कितना परेशान कर रखा है इसने लोगों को। तो आप सबसे पहले हमें सिंपल भाषा में ये बताएं कि ये क्यों होता है IBS और ये क्या है? एक्चुअली IBS, जिसे आप इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, ये पेट की ऐसी सेंसिटिविटी, या मैं कहूँगी इंटेस्टाइन की ऐसी सेंसिटिविटी है जिसमें पेशेंट को कभी तो डायरिया लगता है, यानी कि दिन में 15-20 बार भी लूज मोशंस आ सकते हैं, और कभी तो ऐसा होता है कि पूरे दिन वॉशरूम में भी बैठे रहे तो भी पेट साफ नहीं हो रहा। कभी एसिडिटी होगी तो कभी ब्लोटिंग, हमेशा एक जैसे सिम्टम्स कभी देखने को नहीं मिलते। जी, जैसे लोग कहते हैं कि हमने सारे टेस्ट भी करा लिए, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई, बट पेट उनका कभी ठीक ही नहीं रहता। तो इसका क्या रीजन है? एक्चुअली ये हर कोई पेशेंट, जितना भी मैं दिन सुबह से शाम तक बात करती हूँ, हर किसी का यही सवाल होता है कि मैडम मैंने इतने सारे टेस्ट कराए, ये क्लिनिक, ये हॉस्पिटल वगैरह वगैरह हर जगह दिखाया, रिपोर्ट में क्यों नहीं कुछ आता है। तो मैं उनको बताती हूँ कि बड़ी सिंपल सी बात है, आपने कोई कार खरीदी कि उसका माइलेज अच्छा लिख के आ रहा था डिस्क्रिप्शन में, फोटो अच्छी आ रही थी, बॉडी अच्छी दिख रही थी, काफी कम साल पुरानी थी और ज्यादा चली भी नहीं थी, तो आपको तो देखने में एक अच्छा ही पिक्चर बना ना कि हाँ अच्छी कार है। लेकिन आप जानोगे कैसे अच्छी, जब तक उसको चला के नहीं देखोगे तब तक, और पता चले कि चलाने में वो बार बार रुक रही है, तो फिर तो वो अच्छी कार नहीं हुई। तो ऐसे ही हमारे टेस्ट होते हैं जो सिर्फ स्ट्रक्चर को दिखाते हैं। अगर कोई अल्सर या सूजन नहीं है तो कुछ भी रिजल्ट में नहीं आता, क्योंकि ये स्ट्रक्चर नहीं, ये फंक्शनैलिटी का प्रॉब्लम है। जैसे कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आज की जनरेशन में गट प्रॉब्लम इतनी कॉमन क्यों हो गई है? क्या ऐसा बदला है हमारी लाइफस्टाइल में? एक्चुअली गट इश्यूज नहीं, मैं इनको बोलूँगी कि ये लाइफस्टाइल का आईना है। अगर एक लंबे टाइम से आपका लाइफस्टाइल खराब है, आपके खाने का टाइम का कोई फिक्स टाइम नहीं है, खाने का स्वरूप अच्छा नहीं है, आप जंक फूड पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, आपका डे एंड नाइट का जो भी स्केड्यूल है वो बहुत डिस्टर्ब है, तो कुछ टाइम के बाद कभी ना कभी तो आपको पेट से रिलेटेड सामान आएंगे, पेट से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। इसको आप एक नॉर्मल डायबिटीज और थायराइड की प्रॉब्लम से कंपेयर कर सकते हो। जी, तो आप इस IBS को कितना सीरियस मानती हैं? एक्चुअली IBS इज क्वाइट अ सीरियस प्रॉब्लम। देखने को कुछ नहीं है, लेकिन जब आप पेशेंट से बात करो, जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं, लोगों ने काम छोड़ दिया है, जॉब पे जाना बंद कर दिया है, क्योंकि माइंड पीस में है ही नहीं, हर समय दिमाग पूरे टाइम पेट में ही लगा रहता है। तो जब आप ही सोचो, आपका अगर पेट खराब है, दिन में 10 बार मोशन जाओगे, तो क्या आपका मन करेगा कुछ भी करने का? तो यही गंभीर हालत है IBS के पेशेंट की। रिपोर्ट बिल्कुल बढ़िया है लेकिन पेशेंट अच्छे नहीं है। तो दर्शकों, जैसा कि अभी हमने थोड़ा सा बताया मैम ने कि IBS क्या है और क्यों, अब हम जानना चाहते हैं मैम कि IBS के सिम्टम्स और उसकी कैसे पहचान होगी कि IBS के क्या पहचान है। तो कैसे पहचानेंगे उसको हम कि नॉर्मल जिंदगी में कि हमारा IBS हमें है? एक्चुअली IBS इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब है कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स, इसलिए IBD नहीं बोला गया, IBS बोला गया है। डिजीज नहीं, कलेक्शन ऑफ सिम्टम। तो अब आप जानो, आपका नींद इम्पैक्ट होगा ही होगा, आपका स्ट्रेस लाइफ में कभी ना कभी तो रहा होगा, आपको गुस्सा या एंजाइटी इश्यूज रहे होंगे, आपका पेट
तब ज़्यादा गड़बड़ होगा जब आपका स्ट्रेस फैक्टर बढ़ रहा होगा, और इसी की वजह से खाना शरीर को लगता नहीं है, आपका एनर्जी लेवल बहुत ही ख़राब होगा। सुबह उठने के बाद आपको बिल्कुल भी एनर्जेटिक फील नहीं होगा और लाइफ में कुछ एम ही नहीं बचेगा। तो क्या हमें इसे इग्नोर करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली पेट का इनफैक्ट किसी भी प्रॉब्लम को आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज का आपका इग्नोरेंस फ्यूचर में होने वाली बड़ी प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि IBS-D, IBS-C और IBS-M ये क्या है? एक्चुअली ये कैटेगरीज है IBS की। हमने इनको 3 कैटेगरीज में बांटा है। पहला होता है IBS-D यानी डायरिया। तो ऐसे पेशेंट्स में 6-7 बार से लेके कम से कम 20 बार तक भी मोशंस हो सकते हैं। यस। और IBS-C ऐसा होता है कि पेशेंट दिन में 10 बार वॉशरूम जाता है लेकिन पेट क्लियर ही नहीं होता है। जैसे हमें होता है ना सुबह वॉशरूम जाने के बाद सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग कि नाउ वी आर ओके, वो फीलिंग उन्हें आती ही नहीं है। एंड दिस थर्ड पार्ट इज IBS मिक्स्ड, कि कभी तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, कभी तो डायरिया। तो ये तो सबसे ज्यादा परेशान पेशेंट्स है और इनका ट्रीटमेंट भी मुश्किल है। ओके, फिर पेशेंट कैसे जाने कि उसे कौन सा टाइप है? जैसे मैंने बोला कि अगर आपका पेट साफ ही नहीं हो रहा है, दिन भर में आप 10-10 बार पॉटी जा रहे हो और मोशन बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा, सेटिस्फेक्शन की फीलिंग नहीं है, फिर तो आपको C है, कॉन्स्टिपेटेड। अगर मोशन बहुत ज्यादा है, खाते ही तुरंत वॉशरूम जाना पड़ रहा है और मोशन आ भी रहे हैं, तो आपको IBS-D है। और इन दोनों के बीच में अगर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको मिक्स्ड है, यानी कि IBS-M। ओके, कभी लूज मोशन कभी कॉन्स्टिपेशन, क्या एक ही इंसान को दोनों हो सकते बिल्कुल हैं? हो सकते हैं, और ये पेशेंट तो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। आज अगर लूज मोशन हो गए तो वो मोशन रोकने की दवाई ले लेते हैं, और मोशन रोकने की दवाई लेते हैं, अगले दिन या 2 दिन बाद उनको फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो यहाँ पे मोशन रोकना या लाना इम्पोर्टेंट नहीं है, खाना बचना इम्पोर्टेंट है। इसमें एक भी क्वेश्चन है कि ब्लोटिंग और पेट फूलने की प्रॉब्लम IBS के साइन या कुछ और? ब्लोटिंग और पेट फूलना यूँ तो नॉर्मली भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको कुछ नेचुरल रेमेडीज वॉकिंग करने के बाद भी ज़रा सा भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, आपने डाइजीन टाइप के कोई भी डाइजेस्टिव चीज़ें ले ली है, एंटासिड ले लिया है या सौंफ जीरे का पानी ले लिया, सपोज एक नॉर्मल इंसान को इतना लेने के बाद भी आराम मिल जाता है, लेकिन IBS पेशेंट को नहीं। ब्लोटिंग एंड एसिडिटी टाइम के साथ साथ बढ़ती ही रहती है। जी, चलिए, ये तो थी बात IBS के सिम्टम्स एंड पहचान। अब हम बात करते हैं रूट कॉज और स्ट्रेस कनेक्शन। इसका रूट कॉज स्ट्रेस कनेक्शन से क्या संबंध है IBS का? एक्चुअली रूट कॉज तो इसका स्ट्रेस ही होता है, जितना हमने अभी तक देखा है। IBS होता ही उनको है जिनका इमोशनल वेलबींग या मेंटल वेलबींग अच्छा नहीं होता, जिनको छोटी बात पे बुरा लगता है, जल्दी गुस्सा आता है, जो अपने आप के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, वही सबसे ज़्यादा प्रोन होते हैं IBS जैसे बीमारी के लिए। और आयुर्वेदा के हिसाब से IBS की असली जड़ क्या है? आयुर्वेदा के हिसाब से असली जड़ IBS की है अपचन, यानी कि इनडाइजेशन। आप कुछ खा रहे हैं, आपने सही से खाना चबाया नहीं, या खाने के तुरंत बाद पानी पी लिया, या बहुत ज़्यादा बातें करते हुए खाना खाए तो बॉडी में एयर एक्सेसिव अमाउंट में पहुंच गई। तो इससे क्या होगा, जो खाया हुआ खाना है वो पचेगा नहीं। अब खाना पचेगा नहीं तो फिर या तो पेट फूलेगा, या खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, या तो लूज मोशंस लगेंगे, या फिर पेट साफ ही नहीं होगा। जी, अब एक बड़ा सवाल जो ज्यादातर हमारे लोगों का रहता है कि स्ट्रेस और टेंशन का सीधा असर पेट पर क्यों पड़ता है, और इसका गट ब्रेन कनेक्शन ये क्या है? एक्चुअली मैं हर एक पेशेंट को यही समझाती हूँ कि गट ब्रेन एक्सिस जैसी कोई चीज़ होती है हमारी बॉडी में। अब इसको मैं आसान भाषा में बोलूँ तो वेरी लविंग एंड वेरी लॉयल हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है। अगर ब्रेन परेशान है, आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, आप हर छोटी बात की चिंता ले रहे हो, इंटरव्यू है उसके लिए रात भर सोए नहीं, या फिर कोई मीटिंग था तो सोई नहीं, तो फिर पेट एज अ लॉयल वाइफ वो भी परेशान होगा। तो पेट क्या कर सकता है, या हमारा गट क्या कर सकता है, खाना डाइजेस्ट नहीं करेगा, और खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया में से कुछ भी आपको हो सकता है, या फिर ये सब कुछ आपको हो सकता है, और इसकी वजह से एब्डोमिनल क्रैम्प्स या फिर आपको पेट में मरोड़े भी उठ सकती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जिस दिन हमें टेंशन होती है इसलिए हमें 2-3 बार वॉशरूम भी जाना पड़ता है, और ये IBS के पेशेंट में कहीं ज्यादा हो जाता है। आज की फास्ट लाइफ, डेडलाइन, मोबाइल, लेट नाइट्स, क्या ये सच में हमारी गट को प्रभावित करते हैं? बिल्कुल, हमें हर चीज फास्ट चाहिए, फास्ट फूड, बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड,
प्रोसेस्ड फूड, खाना तो पचने नहीं वाला है। उसके बाद उससे मिलने वाली कोई एनर्जी सोर्स भी नहीं है हमारे पास में। प्रोटीन को हम टोटली इग्नोर करते हैं इंडिया में। उसके बाद हम टेलीविजन या कोई ना कोई वेब सीरीज देखते हुए खाना खाते हैं। अब इससे क्या हो रहा है, खाना प्रॉपरली चबा नहीं रहे हैं, तो इनडाइजेशन तो होना ही होना है। बिल्कुल। अब इनडाइजेशन होगा तो ऐसे इश्यूज को कौन रोक सकता है? क्या ये इमोशनल लोगों को ज्यादा इफेक्ट करता है? बिल्कुल, इमोशनल लोगों को ही अफेक्ट करता है, आप ये भी कह सकते हो। बिल्कुल। अब वुमेन की बात करें तो आईबीएस का रेट सिर्फ 10% है, क्योंकि वुमेन की आदत होती है अपनी चीजें शेयर कर लेती है, हाँ। जिसको आम भाषा में हम चुगली ही कह देते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब वुमेन है, उनको कोई भी इमोशनल स्ट्रेस आया अपनी फ्रेंड को बोलेगी, अपनी सिस्टर को अपनी बोलेगी, feelings अपनी share मदर कर को लेती है, बोलेगी। हाँ। लेकिन मेन ऐसा नहीं करते। उनकी लाइफ में ऑलरेडी स्ट्रेस होता है पैसे कमाने का, घर चलाने का, और उसके बाद फैमिली या इमोशनल स्ट्रेस मिल जाए तो वो हैंडल नहीं कर पाते। जैसे नींद पूरी ना होना, आईवीएस का कनेक्शन? बिल्कुल, नींद नहीं पूरी होगी। आप सोचो, आपने किसी की बहुत क्लोज वन की वेडिंग अटेंड करी या कोई पार्टी करी रात भर, तो नेक्स्ट डे आपका खराब होगा। क्या आपको मोशन आएगा क्लियर? नहीं आएगा। भूख भी नहीं लगेगी, आप बहुत ज्यादा हैवी फील करेंगे, आपकी आंखें दुखेंगी, आपका पेट गड़बड़ होगा। अब यहाँ पे तो आईबीएस पेशेंट को स्ट्रेस की वजह से सालों तक नींद ही नहीं आती है प्रॉपर, तो उनका रिजल्ट आप सोचो कि कहाँ तक जाता हाँ, होगा। इसलिए ज्यादा परेशान हूँ। यस। अब वो टॉपिक आता है कि सबसे ज्यादा जो सर्च किया जा रहा है कि आईबीएस की डाइट, तो आप आयुर्वेदा में आईबीएस की डाइट क्या सजेस्ट करती हैं? एक्चुअली हम एक डाइट प्लान देते हैं। आपको डाइट के नाम पे सबसे पहले कुछ चीजें अवॉइड करनी होती है बिल्कुल, टोटली। क्या बंद कर देना चाहिए? आपको पत्ते वाली सब्जियां जितनी भी होती है ना, जो हम सो कॉल्ड वेरी हेल्दी बोलते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हाँ, बिल्कुल। बट एक्चुअली ये बहुत डेंजरस होता है आईबीएस पेशेंट में। आपको बथुआ, पालक, मेथी, इस तरीके की कोई भी साग वाली सब्जी टोटली अवॉइड करनी होती है। उसके बाद आते हैं कुछ चने वाली सब्जियां, चना, राजमा, छोले, जिसको सो कॉल्ड प्रोटीन सोर्स बोलते हैं वेजिटेरियन डाइट का, ये भी आपको नहीं बचता। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं बचते। दूध, वीट, चाय, स्पाइसी फूड। वीट भी नुकसान करता Yes, है? actually, there is a food intolerance का issue also. फूड इंटॉलरेंस मतलब कि बचपन से ही हमारी बॉडी में कुछ ऐसी एंटी इम्यून सिस्टम है जो इन फूड आइटम्स को एक्सेप्ट नहीं करता, जिसमें से ग्लूटेन एक आता है। वीट में ग्लूटेन बहुत ज़्यादा होता है, तो जो लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंस होते हैं उनको वीट नहीं पचता। लैक्टोज इंटॉलरेंस आपने देखा होगा, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें दूध नहीं पचता। दूध, हाँ, सुनने में बिल्कुल। बड़ा बासमती, आश्चर्य लगता है हाँ। कि बच्चे तो दूध ही पीते हैं, लेकिन नहीं पचता क्योंकि उनकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती लैक्टोज को। तो ये चीज़ें अगर आपको सूट नहीं करती तो बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए। तो फिर आप हमको ये बताइए मैम कि कौन सी डेली डाइट आईबीएस पेशेंट को लेनी चाहिए? हाँ, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को मैं ये सजेस्ट करती हूँ, सबसे पहले आप टाइम पे उठिए। उठने के बाद हल्का सा वॉक एंड देन कम्स टू योर ब्रेकफास्ट। कुछ लोग तो होते हैं जो ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है, सीधा लंच एंड देन डिनर। अगर आप इतना ज़्यादा लंबा गैप कर रहे हैं तो और ज़्यादा आपको ही प्रॉब्लम होगी, जस्ट लाइक प्रेगनेंसी। अब आप 3 मील्स की जगह मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप 5 मील्स लीजिए। ब्रेकफास्ट विच शुड बी वेरी लाइट एंड हेल्दी। आप दलिया ले लो, आप उपमा ले लो, है ना। आप कुछ फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो उसके साथ में। आप मूंग मसूर दाल का चीला ले लो, दैट विल बी वेरी हेल्दी ऑल्सो एंड लाइटर टू। एंड उसके 2 घंटे के बाद आप कुछ एक सीजनल फ्रूट लो। देन कम्स टू योर लंच। लंच में आप वही अपना नेचुरल ऐसी सब्जियां लो जो आराम से पचे। लौकी, तोरी, परवल, टिंडा, पेठा इज वेरी गुड फॉर आईबीएस पेशेंट्स। यस, वो आपका हाफ पोर्शन रहेगा। एंड देन कम्स टू ए कार्बोहाइड्रेट। अब अगर आपको वीट की रोटी नहीं पच रही तो कोई ज़रूरत नहीं है वीट का रोटी लेने का। बाजरा, ज्वार, मकई, किसी का भी रोटी आप ट्राई कर सकते हो जो आपको सूट करे। बस वीट अगर रोटी भी नहीं पच रही तो भी कोई कंपल्शन नहीं है, आप राइस खाओ। उसके साथ में आप एक दाल ले लो, मूंग या मसूर की। आप चौलाई की दाल भी ले सकते हो, दैट विल हेल्प यू आउट। कुछ लोग कहते हैं मैम मैं बिल्कुल सिंपल खाना खाता हूँ, इवन खिचड़ी खाता हूँ, फिर भी मेरा पेट सही नहीं रहता। एक्चुअली हाँ, ये क्वेश्चंस भी कुछ लोगों का आता है कि मैडम मैं तो पिछले 10 साल से सिंपल खाना ही खा रहा हूँ, सिर्फ लौकी, तोरी, टिंडे पे ही जी रहा हूँ। तो जब हम पूछते हैं कि अच्छा आप बताओ कितनी रोटी खाते हो, तो कोई 3 तो कोई 4 रोटियां भी बताता है। तो ये तो सेफ ही नहीं है। हमने जैसा कि डाइट बताया कि आपकी थाली का आधा हिस्सा स्टीम या कुक्ड वेजिटेबल से होना चाहिए। आपको कच्ची सब्जियां या सैलड्स बिल्कुल अवॉइड करना है। फिर आपको आधा 1/4 हिस्से में दाल लेनी है और 1/4 हिस्से में कार्बोहाइड्रेट लेना। उसके साथ आप चाहो तो लस्सी या छाछ ले सकते हो। जब आप 4 रोटियां खाओगे तो सब्जी तो आप बहुत कम ही खा रहे हो।
तो कैसे खाना पचेगा? बिल्कुल। तो खाने का पोर्शन भी इम्पोर्टेंट होता है खाने के स्वरूप के साथ साथ। ओके, थैंक यू। बाहर का खाना, पैक्ड फूड और कोल्ड ड्रिंक आईबीएस को किस तरह से बिगाड़ रहे हैं? बाहर का खाना तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि सबको पता है बड़े बड़े होटल्स में बड़े बड़े होते हैं फ्रिज। आज ग्रेवी बनाई, महीने भर चलाई, तो वो तो हमें भी नहीं खाना चाहिए। अब बात करते हैं आईबीएस पेशेंट के लिए, तो प्रिजर्व फूड तो उनके लिए बिल्कुल जहर के समान है। सेम आता है आपके पैकेज फूड के साथ में। पैकेज फूड का मतलब होता है कि पैकेट को फाड़ा और डायरेक्टली जो भी आया वो खा खा लिया। लिया। अब उसमें होते हैं बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स, एमएसजीज, जो आपके इंटेस्टाइन को ज़रूरत से ज़्यादा इरिटेट करते हैं, आपको गैसेस बना सकते हैं, आपको इमीडिएटली ब्लोटिंग कॉज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको टोटली अवॉइड करनी है। अब आते हैं हम मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन, आईबीएस ट्रीटमेंट एंड क्योर। मैम बताएं कि आप इसका आयुर्वेद में कैसे ट्रीटमेंट करती हैं, कैसे क्योर इसका? एक्चुअली आईबीएस ट्रीटमेंट से ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है आईबीएस का रूट कॉज। कि बहुत से लोगों को ये समझाना ही इतना मुश्किल होता है कि आपको कोई तरीके का स्ट्रेस है, बोलेंगे स्ट्रेस, व्हाट इज दिस, ये तो सबको होता है, हाँ, वो कौन सी नई नॉर्मल है। बात है। हम्म, बट नहीं, फिर हम उनको समझाते हैं कि हर किसी को स्ट्रेस होता है, लेकिन हर किसी को तो आईबीएस नहीं होता ना। बिल्कुल। जब हम उनसे डिटेल में पूछते हैं तो कुछ लोगों का नेचर ही होता है बचपन से बहुत ज़्यादा गुस्सा करने का। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ एक ऐसी ट्रेजेडी घटी होती है, सपोज किसी के फादर गुजर गए, बड़ा बच्चा था, बिल्कुल। पूरी घर की जिम्मेदारी आ गई, किसी को बिजनेस में बहुत लॉस हुआ, किसी का बहुत सीवियर ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकअप हुआ, जिसको वो हैंडल ही नहीं कर पाए। बिल्कुल। और ऐसे ही लोगों को होता है आईबीएस जैसी प्रॉब्लम। इसलिए हम रूट कॉज को फाइंड आउट करते हैं और उनके लाइफस्टाइल को समझते हैं, अकॉर्डिंगली हमारा ट्रीटमेंट डिजाइन होता है। आपका अप्रोच मॉडर्न ट्रीटमेंट से कैसे अलग? मॉडर्न ट्रीटमेंट से इसलिए अलग है क्योंकि हम रिपोर्ट्स का इलाज नहीं करते, बिल्कुल। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आईबीएस में रिपोर्ट में कुछ फाइंड आउट भी नहीं होता। हम देखते हैं कि डाइजेशन खराब हुआ तो हुआ कहाँ से। कई बार उनके लाइफस्टाइल में कुछ इश्यूज होता है, जंक फूड की ज़्यादा आदत होती है, या फिर बाहर रहने की वजह से बाहर का ही खाना एकमात्र ऑप्शन होता है, लेट नाइट खाने का ऑप्शन होता है, या फिर आप प्रॉपरली नींद ही नहीं ले रहे हो। तो इसीलिए हम पहले उसको करेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं कि अगर आपने हेतु यानी कॉजेटिव एजेंट को अगर पॉजिटिव एजिंग को रोक दिया तो 50% ट्रीटमेंट तो आपका वही हो गया। इसलिए अगर आप आईबीएस के पेशेंट हो और आप ट्रीटमेंट नहीं भी ले रहे हो, आपने सिर्फ अपना लाइफस्टाइल सुधार लिया, तो भी आपकी 50% बीमारी वहीं ठीक हो जाती है। जी, तो आपके पेशेंट को कितने टाइम में आराम मिलने लगता है? मोस्टली आराम मिलने को 7 डेज भी बहुत होते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट हो, आप ऑनेस्ट हो, डॉक्टर की पूरी बातों को फॉलो करते हो, डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आजमाते हो, तो 7 डेज भी बहुत है आराम मिलने के लिए। जैसे कुछ लोग सालों से चूर्ण खाते आ रहे हैं, मेडिसिन लेते आ रहे हैं, तो इससे आंत हमारी किस और कमजोर हो जाती है, क्या ये डिपेंडेंसी हो जाती है? डिपेंड उस पे? हाँ, डिपेंडेंसी तो ऑफ कोर्स हो जाती है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन क्या है, आपके मल का या आपके वेस्ट मटेरियल का बाहर ना निकलना। तो क्या ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है? बचपन में तो हमें नहीं होता था कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन का कारण जानना है। अगर आपने बाहर का खाना खाया फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तब आपके लिए कुछ सपोर्टिव लिया तो ठीक है। बट कॉन्स्टिपेशन के लिए आप रोज दवाई ले रहे हो, और दवाई के बगैर या पाउडर या चूर्ण के बगैर अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा, तो इस पर गौर करने की बात है। सिर्फ एक पाउडर ले लिया और लाइफ टाइम खा लिया, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। एक टाइम के बाद आपके इंटेस्टाइन को आदत लगनी ही है, वो सेंसिटिव होने ही वाले हैं, वो नहीं पुश आउट कर पाएंगे आपके जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको। हमको कोशिश करनी चाहिए नेचुरली। ऑफ कोर्स नेचुरली नहीं हो रहा तो कंसल्ट अ डॉक्टर, लेकिन लेग्जेटिव लाइफ टाइम कोई सोल्यूशन नहीं है। ओके, एक बार ठीक होने के बाद क्या ये आईबीएस पेशेंट को फिर से दोबारा प्रॉब्लम हो सकती है? यस, बिल्कुल। एक बार आईबीएस ठीक होने के बाद अगर आपने उस बात को नहीं समझा कि आईबीएस क्यों हुआ था, आप फिर से वही रूटीन पे चले गए, पार्टी करना, फ्रीक्वेंट पार्टी करना, ड्रिंक्स करना, लेट नाइट सोना, प्रॉपर नींद नहीं लेना, अच्छा खाना नहीं खाना, तो डायबिटीज भी तो ठीक होने के बाद दोबारा हो जाती है, थायराइड भी ठीक होने के बाद दोबारा, क्योंकि ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। लाइफस्टाइल आपको लाइफ टाइम अच्छी रखनी है, तभी ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म होती है और दोबारा इसका रीअकरेंस नहीं होता। कोई एक रियल स्टोरी बताइए आपके पेशेंट के साथ, आपका एक्सपीरियंस रहा हो जो आपके साथ ठीक होके गया हो।
यस बिल्कुल, हमारे पास करीब 3 साल, मैं बोलूँगी 3 साल पहले एक पेशेंट आए थे हरियाणा से। जी। बड़े परेशान, दिन में 15 बार से ओह! 20 बार मोशन आते थे कभी-कभी, और ठीक भी रहते थे तो वो ठीक उनका 7 से 8 मोशंस होता था। आप सोचो 15-20 मोशन हमारे लिए सुन के बिल्कुल। बड़ा वियर्ड था। इतने मोशंस, पेशेंट का वज़न 15-20 किलो गिर गया था पिछले 2 साल के अंदर। वेट लॉस। इतना वीक हो गया था कि उसको टहलना भी सफिशिएंट नहीं होता था। जब उनकी हिस्ट्री जानी तो पता चला बहुत ज़्यादा बिजनेस में लॉस हुआ था, फाइनेंशियल स्ट्रेस में गए, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, इमोशनल स्ट्रेस में भी चले गए। तो उस सब चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखते हुए देखा कि वो पेशेंट पिछले 5 साल से सोया ही नहीं था। मुश्किल से 3 घंटे की नींद भी होना उसके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था। हाँ। तो हमने उनकी नींद पे फोकस करा, उनकी डाइट चेंज करी जिससे उनको ज़्यादा अच्छे से नींद आए, एंड थोड़ा सा स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए शिरोधारा पंचकर्मा भी किया। एंड एट द एंड 3 मंथ्स में वो पेशेंट 20 मोशन से 2 मोशन सा डे आ गया, उसको खाना अच्छा। पचने लग गया। उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा था क्योंकि उसके इश्यूज बिल्कुल। भी ज़्यादा थे। वो ट्रीटमेंट हमारा 1 साल तक गया था, एंड नाउ ही इज़ वेरी फाइन, ही कैन ईट मटन, फिश एंड चिकन ऑल्सो, जिसको खिचड़ी के अलावा कुछ भी नहीं सहन होता था। तो ऐसे केसेस सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि वी आर डूइंग समथिंग गुड टू द मैनकाइंड। यस, ऑफ कोर्स। सिर्फ दवाई से काम नहीं चलता। आईबीएस के लिए लाइफस्टाइल में कौन सी 3 ज़रूरी चीज़ें हैं? यस, सिर्फ मेडिसिन काम किसी पे नहीं आती है अगर आपका डाइट, आपका लाइफस्टाइल यानी कि व्यायाम और स्ट्रेस मैनेजमेंट ठीक नहीं है। तो इन पे ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी होता है हर एक आईबीएस पेशेंट के लिए। योगा, प्राणायाम, वॉक, ये सब क्यों ज़रूरी है इतना यस, इसमें? देखिए प्राणायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर योर फिजिकल वेलबींग बट फॉर योर मेंटल वेलबींग। प्राणायाम यदि आप करते हो, डीप ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम, ये सब करने से क्या होता है, अच्छी फ्रेश एयर आपके ब्रेन तक जाती है, आपका स्ट्रेस कम होता है, स्ट्रेस रिलीफ, या आपका जो माइंड है ना वो काफी काम होता है, और आप छोटी छोटी चीजों पे चिढ़ना बंद कर देते हो। योगा से क्या होता है, आपकी पेट की ऊर्जाएं अच्छी होती है, आपका डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होता है, और वॉकिंग से आपका इंसुलिन कम हो जाता है जिससे बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा होता है। तो इसलिए ये 3 चीजें बहुत अच्छा काम करती है पेशेंट्स में। अब आप हमें बताएं मैम कि डेली रूटीन, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए आईबीएस पेशेंट की? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको 6 से 8 के बीच में उठ जाना है। इसके बाद आपकी सुबह नहीं होनी चाहिए क्योंकि बॉडी का मेलेटोनिन हार्मोन खत्म हो जाता है इस टाइम तक। देन कम्स टू योर सेरोटोनिन, यानी कि एक्टिव हार्मोन शुरू होता है। तो एक्टिव हार्मोन के साथ आपको भी एक्टिव होना। उठने के बाद थोड़ा सा पानी पीजिए, चाहे तो गुनगुना पानी पीजिए। अगर एसिडिटी का इशू है, नो नो नॉट फॉर यू, आप सॉफ्ट का पानी ले सकते हो या नॉर्मल पानी ले सकते हो। 15-20 मिनट, 30 मिनट का वॉकिंग या योगा करिए। देन आपका ब्रेकफास्ट 8 से 9 तक हो जाना चाहिए एनी हाउ। उसके बाद कुछ एक फ्रूट लेना है 11 से 12 के बीच में, और 1 से 2 के बीच में आपका लंच कंप्लीट हो जाना चाहिए। 4 से 5 अगर चाय की क्रेविंग होती है तो शुरुआत में तो नहीं, बट कुछ टाइम के बाद मैं अलाउ भी कर देती हूँ। शुरू में आप छाछ या फिर आप सत्तू का जूस ले सकते हो। जूस इन द सेंस, सत्तू इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। तो आप ऐसा कुछ ले सकते हो, साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो जैसे कि किशमिश या मखाना या अंजीर। और शाम का आपका जो डिनर होगा वो 7 बजे तक एनी हाउ हो जाना चाहिए, और उसके कम से कम 3 घंटे के बाद आपने सोना है ताकि खाने को प्रॉपर टाइम मिले डाइजेस्ट होने का। अच्छा, आप ये बताएं मैम कि आईबीएस के पेशेंट ट्रैवल कर सकते हैं और उनको ट्रैवलिंग में क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए? यस, आईबीएस पेशेंट को एक्चुअली ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कुछ सुनने या के लिए। ट्रैवल करना चाहिए क्योंकि ट्रैवलिंग से क्या होता है, आपका मूड चेंज होता है, आपकी जगह चेंज होती है, आप थोड़ा बेटर फील करते हो। बिल्कुल। बट वेरी लॉन्ग जर्नी में आप 2 से 3 घंटे का ट्रैवल बड़े आराम से कर सकते हो। बट हाँ, ट्रैवल करते टाइम आपको अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना है कि ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो मैं कैरी कर सकता हूँ और क्या मैं वहाँ पे खा सकता हूँ जिससे मुझे तकलीफ ना पड़े। जी। अब बात करते हैं हम कॉन्स्टिपेशन। तो आईबीएस में कॉन्स्टिपेशन, नॉर्मल बबल्स मोमेंट क्या है और कॉन्स्टिपेशन? एक नॉर्मल बॉवल मूवमेंट आप समझते क्या है, हमारे जैसे जो नॉर्मल लोग हैं जिनको पेट की कोई समस्या नहीं है, आज मोशन आया, क्लियर हो गया, वी आर वेरी हैप्पी। कभी कभी कुछ ऐसा फूड आइटम खाया जिसकी वजह से क्लियर नहीं हुआ, बट दिन भर में हो जाता है तो हम खुश हो जाते हैं। थोड़ा सा गर्म पानी या चाय भी पी लिया तो भी। हो गया। बट आईबीएस के पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन ऐसा होता है, अभी गए
1 घंटे बाद फिर गए, 2 घंटे के बाद फिर गए, कुछ खाया तो वॉशरूम गए, लेकिन मोशन क्लियर नहीं आता है। थोड़ा सा स्टूल आया एंड बस बंद हो गया। तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा Irritated, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि क्यों क्लियर एक बार में नहीं आ रहा। कई बार तो सिर्फ गैसेस पास होती है। तो इसलिए आईबीएस के पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन नॉर्मल से बहुत ज़्यादा गंभीर होता है और उनको और ज़्यादा स्ट्रेस देता है। जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं 20 से 25 साल के लोगों को आईबीएस ज्यादा हो रहा है, इसका क्या रीजन है? देखिए, जो कॉलेज और टीनेज वाले बच्चे होते हैं उनका आईबीएस तो सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल होता है। शुरुआत में पढ़ाई की वजह से लेट नाइट जगते हैं, फिर आदत हो जाती है, मूवीज या वेब सीरीज देखते हैं रात के 2-2 3-3 बजे तक, उसके बाद सोते हैं। ना नींद पूरी होती है, ना दिमाग अच्छा रहता है और ना खाना डाइजेस्ट होता है। कब्ज ठीक करना, आयुर्वेदिक का क्या तरीका? सबसे पहले तो आपको कब्ज ठीक करने के लिए अपना डाइट देखना है कि डाइट में फाइबर प्रॉपर जा रहा है, प्रॉपर प्रोटीन है या नहीं है। उसके बाद में आप खाना पेट भर के खा भी रहे हो कि नहीं खा रहे हो। कुछ लोग डाइटिंग के चक्कर में खाना ही पेट भर के नहीं खाते, जिसकी वजह से स्टूल प्रॉपरली फॉर्म ही नहीं हो रहा है। एंड उसके बाद आता है आपका खाने के स्वरूप। खाना क्या खा रहे हो, कितनी देर में खा रहे हो, प्रॉपरली चबा रहे हो या नहीं चबा रहे हो, और आपको किसी से बात करते हुए खाना नहीं खाना। इट शुड बी अ माइंडफुल ईटिंग। एंड टाइमली आप कम से कम सो जाइए 10 से 11 बजे तक, अगर आप खाना 7 से 8 बजे तक कंप्लीट कर रहे हो। चलिए मैम, अब हम बात करते हैं हाइपर एसिडिटी एंड गैस। तो इतने लोग एंटासिड क्यों लेते हैं? क्या ये लॉन्ग टर्म में खतरनाक है? एक्चुअली मैं जितने भी 40+ पेशेंट्स को देखती हूँ, इनफैक्ट मेरी खुद की मदर मैं बोलूँ तो एंटासिड का आदत है। रोज सुबह उठ के एक खाली पेट का गोली एंड सॉर्टेड फॉर द ऑल डे। बट ऐसा अच्छा नहीं है आपके बॉडी के लिए, क्योंकि ऑल द एंटासिड्स विच यूजुअली पेशेंट टेक्स आर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो लंबे टाइम तक अगर आप एंटासिड्स के ऊपर डिपेंडेंट हो ना, तो आपका HCl का सिक्रेशन और ज़्यादा स्टमक बढ़ा देता है और कुछ टाइम के बाद वो एंटासिड्स भी आपको काम नहीं आते। एसिडिटी की असली जड़ क्या है? स्पाइसी फूड या कुछ और? एसिडिटी स्पाइसी फूड से ऑफ कोर्स होती है। कुछ गरम फूड होते हैं जिनकी तासीर ही गरम होती है, जैसे कैप्सिकम। दिखने में तो बड़ा अच्छा ग्रीन वेजिटेबल है, लेकिन कैप्सिकम बहुत एसिडिटी कॉज करता है। किसी किसी को भिंडी से एसिडिटी हो जाती है, किसी को मेथी से एसिडिटी होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ग्रीन वेजिटेबल्स एक्सेप्ट आपका पालक बहुत ज़्यादा एसिडिटी कॉज करता है। तो फूड आइटम्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं एसिडिटी कॉज करने के लिए, और आपका खाने का तरीका भी। आपने बहुत जल्दी जल्दी खाना खा लिया, खाना खाने के तुरंत बाद लेट गए, तो एसिडिटी बननी ही बननी है, क्योंकि HCl काम करेगा एक स्टेगनेंट कंडीशन में। अगर आपको है एसिडिटी का इशू, तो 15 मिनट प्लीज वॉक करना शुरू करिए खाने के बाद। खाने के बाद वॉक। यस। खाली पेट चाय, हम भी पीते हैं खाली पेट चाय, तो ये क्या नुकसान करती है? एक्चुअली खाली पेट चाय बड़ी लग्जरी चीज़ लगती है। केम फ्रॉम एक्चुअली यूके, कि सुबह सुबह बेड टी की आदत होती थी, लेकिन अभी उन्होंने भी बंद कर दिया, बिकॉज दूध वाली जो चाय होती है वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा एसिडिटी कॉज करती है। जैसे ही पत्ती और दूध आपस में मिलते हैं, वो एक ऐसा वर्स्ट कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं कि जो आपको एसिडिटी करने ही करने वाला है। अगर आपको चाय बहुत ज़्यादा प्रिय है कि आप छोड़ ही नहीं सकते हो, तो मेरा एडवाइस है कि कुछ तो खाने के बाद आप चाय लो, ताकि वो एटलीस्ट इतना ज़्यादा एसिड कॉज आपकी बॉडी में ना करे। बट खाने के लिए आप बोलो कि मैं ब्रेड और चाय पी लूँ या मैं बिस्किट और चाय पी लूँ, जो सबको ही करता है हमारे घर सबको में। कि खाली पेट नहीं पीनी चाहिए, एक एक बिस्किट ही ले बिस्किट लो। खा लिया एंड देन हाँ। चाय पी ली, बट ये नहीं करना है। बिस्किट्स आर अगेन योर मैदा, आपके कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें हैं, वो भी एसिडिटी कॉज करते हैं। क्योंकि जितने भी बेकरी के आइटम्स है, जो कुछ बेकरी में बनता है, चाहे वो टोस्ट हो, चाहे वो खारी हो, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो ब्रेड हो, ये सब चाय के साथ बहुत वर्स्ट कॉम्बिनेशन है। तो आप एक सिंपल रोटी सब्जी के बाद चाय पी लो, पराठा खाने के बाद चाय पी लो, अगर आपको पच रहा है तो। आप अपना नाश्ता कर लो, खिचड़ी खाने के बाद या दलिया खाने के बाद चाय पी लो, वो आपको नुकसान नहीं करेगी। मतलब उसके बाद में लेना है, उसके साथ में नहीं। शुरू में फर्स्ट आपका मील या फर्स्ट ड्रिंक चाय कभी नहीं होना चाहिए। और ये भी नहीं कि मैंने पानी पीने के बाद चाय पिया, जो मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है। नहीं नहीं मैडम, तुरंत चाय नहीं पीते, एक बार पानी पीते हैं फिर चाय पीते हैं। तो ये भी नहीं, पहले कुछ खाइए हेल्दी एंड देन चाय पीजिए। जैसा कि होता है कि कुछ खाया उसके बाद ब्लोटिंग, गैस, ये क्या गलती हम लोग कर रहे हैं खाने में, या फिर क्या प्रॉब्लम आती है वहाँ पे? इसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। या तो खाने के बाद आप तुरंत लेट गए या बैठ गए, या तो आपने खाना बहुत जल्दी जल्दी खा लिया, प्रॉपरली वो चबाया ही नहीं, या फिर आपने बातें इतनी कर ली कि खाने के साथ बहुत ज़्यादा पेट में एयर चली गई। तो ऐसी चीज़ों में खाना आपका हेल्दी भी हो, एज पर माई डाइट भी हो, तो भी आपको ब्लोटिंग या एसिडिटी कॉज करने ही वाला है।
एसिडिटी के लिए जैसे हम लोग घरेलू नुस्खे, काला नमक, अजवाइन, ये सब ले लो, ये कहाँ तक इफेक्ट करते हैं? क्या ये ये सही है? अफेक्ट है वेरी प्राइमरी फेज में कि हमारे को कोई भी पेट का इशू नहीं है। सपोज मैंने ही कुछ ऐसा खा लिया, सांबर खा लिया या अरहर का दाल जो मुझे एसिडिटी पर्सनली हाँ। कॉज करता है, तो मैं हल्का सा जीरा सौंफ का पानी बनाया काढ़े जैसा, छान के थोड़ा सा ठंडा करके पी लिया। मुझे 15 से 20 मिनट या आधे घंटे में डेफिनेटली रिलीफ मिल जाएगा। आपने देखा होगा कि हम जैसे भी हम किसी भी बड़े होटल में या रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो बिल के साथ में वो सौंफ और मिश्री जरूर लेकर आते हैं खाने के लिए। बिल्कुल। तो एक्चुअल में वो बहुत अच्छा होता है, उसका कुछ साइंटिफिक रीजन है। खाना खाने के बाद सौंफ और मिश्री ठंडी होती है, सौंफ दीपन पाचन करता है, यानी कि खाना को अच्छे से डाइजेस्ट करता है, इसलिए हमें वो खाना चाहिए। वो हमें घर में भी अप्लाई करना चाहिए जिसको गैस ज़्यादा बनती है या ब्लोटिंग होता है खाने के बाद। आप 1 चम्मच सौंफ चबा लो, उसके थोड़ी देर बाद, आधे घंटे के बाद पानी पी लो, डेफिनेटली आपको खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये घरेलू नुस्खे प्राइमरी फेज में सब पे काम आते हैं, बट आपको बहुत सीवियर एसिडिटी बनता है, अल्सर्स है, तो फिर ये सब चीज़ें वर्क नहीं करेगी, फिर तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही आपको फॉलो अब आप करना है। बताएं कि इंटरमीडिएट जो है फास्टिंग, ये क्या है और ये कहाँ तक इंटरमिटेंट फास्टिंग, नुकसानदेह है? हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग सिर्फ नुकसानदेह नहीं है, अच्छा भी होता है। जी। जिनको वेट लॉस करना है, हाँ। जिनको ऐसे डिसऑर्डर्स है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ओबेसिटी और वेट गेन हो रहा है, तो उनका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है। इससे डायबिटीज़ या ओबेसिटी या थायराइड वाली प्रॉब्लम्स को बहुत रिलीफ मिलता है। लेकिन आईबीएस में नहीं। आईबीएस में आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करो तो कैसे करो कि भाई रात में हमने 7 या 8 बजे अपना डिनर कर लिया, अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग सीधा 8 बजे ही कुछ खाएंगे, बीच में कुछ भी नहीं खाना है पानी के अलावा। तो वैसे ही आपका 12 घंटे का फास्टिंग हो गया, बहुत अच्छा है। आपके पेट को, गट हेल्थ को वापस से रिकवर करने का टाइम मिलेगा, खाने को डाइजेस्ट करने का टाइम मिलेगा, जो भी इंटेस्टाइन में इश्यूज आ रहे हैं वो हील होने को टाइम मिल जाएगा। तो इतना गैप तो अच्छा है आईबीएस पेशेंट के लिए, लेकिन 16 घंटे 20 घंटे का फास्टिंग आईबीएस के लिए तो बेवकूफ़ी मैं बोलूँगी। जी। अब हम बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड फैटी लिवर। तो ये फैटी लिवर क्या है? हाँ, देखिए, पहले हम बात करते हैं फैटी लिवर के बारे में। जी। फैटी लिवर इज कि आपने बहुत टाइम तक कार्बोहाइड्रेट रिच खाना खाया, बहुत आपकी आउटिंग हुई। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स का भी शौक रखते हैं कि एवरी फ्राइडे सैटरडे संडे हमने बढ़िया से जम के पार्टी करी और 4 दिन हमने 5 दिन काम किया ऑफिस का। तो ऐसे लंबे टाइम तक करते रहने से क्या होता है कि लिवर पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है। अब लिवर एक ऐसा ऑर्गन है पूरे बॉडी का एकमात्र ऑर्गन जो सेल्फ हीलिंग और सेल्फ रीजनरेट हो जाता है। अगर हम हर महीने हर हफ्ते अगर हम हर हफ्ते उसके ऊपर इतना ज़्यादा लोड डाल रहे हैं, उसको ड्रिंक को भी पचाना है, उसको आपके खाने को भी पचाना है, आपके शुगर्स को भी पचाना है, तो वो क्या करेगा, एक टाइम के बाद वो काम करना छोड़ देगा। और इसी कंडीशन में क्या होता है, उसके ऊपर फैट की लेयर्स जमती चली जाती है, दैट इज कॉल्ड योर फैटी लिवर। अच्छा मैम, ये बताएं कि फैटी लिवर सिर्फ मोटे लोगों को ही होता है या पतले लोगों को ही हो जा सकता है? हाँ, एक्चुअली अभी हमारे पास जितने भी आप किसी भी अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट या सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड सेंटर पे पूछोगे ना, तो अगर 10 पेशेंट आ रहे हैं तो 10 में से 8 को फैटी लिवर मिलता ही मिलता है, क्योंकि हम सिटी में रह रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है। आज खाने का मन नहीं है बनाने का तो बाहर से ऑर्डर हो गया, अब उसके साथ साथ में हमें कोल्ड ड्रिंक्स की आदत है। तो ये जो भी है ना, शुगर रिच फूड और कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, वो हमारी बॉडी में फैटी लिवर कॉज कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोटों को हो रहा है, सिर्फ मोटों को तो होता ही है, पतले लोगों को भी होता है। आपने ऐसे बहुत सारे लोग दिखे होंगे जो दिखने में बहुत लीन एंड थिन एंड वेरी स्लिम, लेकिन पेट बाहर को आ रखा है। और इंडिया में सबसे ज्यादा सेंट्रल ओबेसिटी ही देखने को मिलती है। तो जिनका पेट बाहर आ रहा है और बॉडी स्लिम है, उनको डेफिनेटली चेक कराना चाहिए, उनको फैटी लिवर निकलता ही निकलता है। अल्कोहलिक फैटी लीवर से आप क्या मानती हैं? अल्कोहलिक फैटी लिवर, आप देखो, आप हर डेली अगर अल्कोहल पी रहे हो, सपोज आपने 5 दिन लग के अल्कोहल पी ली, तो लिवर को एटलीस्ट तो 48 घंटे चाहिए ना उसको रीजनरेट करने के लिए, उसको पूरी तरीके से पचाने के लिए और अपने आप को वापस से हील करने के लिए। अब जो डेली जिसकी आदत हो रखी है कि एक क्वार्टर हमने लगाना है, हाँ। जो स्पेशली लेबर वर्कर्स करते हैं, आपने देखा होगा कि दिन भर काम किया, मजदूरी करी, 100 रुपए का ड्रिंक लिया और सड़क पे ही सो जाते हैं। फिर इन लोगों में ऐसा होता है कि लिवर को हील करने का टाइम ही नहीं मिलता, या जिनको बहुत ज्यादा ड्रिंक्स की पार्टी करने का शौक होता है, उनका लिवर कैसे हील होगा? आप जैसे वो हील हो रहा है, आपने फिर से उसको लोड दे दिया तो वो लोड नहीं सह पाता, एट द रिजल्ट उसको फैटी लिवर हो जाता है। कुछ लोग हैं जो अल्कोहल नहीं लेते हैं, उनका भी जो लीवर है वो
फैटी होता है, ऐसा क्यों है? हाँ, देखो ज़्यादातर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के ही केसेस हमारे पास आते हैं ठीक होने के लिए। कुछ तो ऐसे होते हैं कि मैडम मैंने तो ज़िंदगी में अल्कोहल को कभी हाथ हाँ। भी नहीं लगाया, मुझे कैसे फैटी लिवर हो सकता है? तो इसका रीज़न सिर्फ अल्कोहल नहीं है। अल्कोहलिक में आपको कम देखने को मिलेगा, नॉन अल्कोहलिक को ज़्यादा फैटी लिवर दिखता है क्योंकि उनका डाइट का इशू है। वो इतना बिल्कुल। ज़्यादा लोड डाल रहे हैं अपने लिवर पे कि लिवर झेल ही नहीं पा रहा है। आयुर्वेद में बोलते हैं इसको इनडाइजेशन या अग्निमांद्य। मतलब आपने इतना ज़्यादा खा लिया कि अग्नि भी क्या करेगा, कहाँ तक पचाएगा, वो भी तो बुझ गई ना। अब ऐसे समझ लो कि हवन जल रहा था, आपने बहुत सारा आहुति एक साथ फेंक दिया, तो हो सकता है बिल्कुल। अग्नि ही बुझ जाए। हाँ हाँ। तो इसलिए खाना थोड़ा थोड़ा खाना है और लिवर को भी थोड़ा टाइम देना है हील होने का। इसलिए आप कभी आपको फैटी लिवर है, आप फास्टिंग कर लो, दिन भर मत खाओ, सिर्फ फ्रूट्स खाओ, एक टाइम खाना खा लो, वो भी बहुत हेल्दी खाना, हल्का सा लौकी गलत चावल खाना इस खाना तरीके का नहीं। खाना, तो आपका लिवर धीरे धीरे अपने आप हील होने लग जाएगा, बस उसको ब्रेक दो। तो आयुर्वेदा में ये आप किस तरह से हील करते हैं? फैटी लीवर को क्या ट्रीटमेंट करते हैं? एक्चुअली हाँ, आपने बहुत देखा होगा डिटॉक्स डाइट, 7 हाँ। डेज में लिवर डिटॉक्स हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है, बट ऐसा प्रैक्टिकली 7 डेज में होना पॉसिबल नहीं है। फैटी लिवर को डेवलप होने में ही 7-8 महीने लग जाते हैं, कम से कम 4 to 6 मंथ्स तो लगते ही है। तो जो 7 डेज में होता है वो आपकी आदतों को बदलना होता है, आपको अपनी हैबिट चेंज करनी होगी। कार्बोहाइड्रेट को रिप्लेस करो आप प्रोटीन रिच डाइट के साथ में, आप अच्छे फाइबर लो, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करो, आप फ्रूट्स खाओ फ्रेश। तो ऐसे करके आपकी आदतें बदलती हैं। आप सोने उठने का टाइम फिक्स करो, आप अपनी नींद का टाइम फिक्स करो, आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। इतना आप 7 डेज में सीख तो सकते हो, और फिर इसी की कंसिस्टेंसी आपके फैटी लिवर को रिवर्स करती है। 3 हर्ब्स जो फैटी लीवर के लिए बहुत जरूरी है। आपका कुटकी, आपका पुनर्नवा और आपका गोक्षुर, ये आपके फैटी लिवर को इम्प्रूव करता है, बट अपनी मर्जी से जाके नहीं कुछ ले भी नहीं लेकर आना है। इनफैक्ट ग्लोई भी आपके फैटी लिवर को बहुत हेल्प करता है, बट लेना सिर्फ अपने डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही है। अपनी मर्जी खुद से से जाके कुछ भी नहीं लेना, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा डोज आपके लिवर को इनफैक्ट और ज़्यादा डैमेज कर सकता है। आफ्टर द कंसल्टेशन वो डोज बताएंगे डॉक्टर। Yes. दैट्स इट। ओके, अब हम आते हैं रैपिड फायर क्वेश्चन पे, आपको यस और नो में आंसर Sure. देना है। ओके मैम, रेडी? यस। कर्ड रात हो, हाँ या ना? नो, कर्ड रात को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, उससे आपकी एसिडिटी और ब्लोटिंग बढ़ सकती है। खाना खाते वक्त पानी पीना? खाना खाने के बीच में सिप सिप करके पानी पी सकते हैं, लेकिन खाना खाने के साथ में एक साथ बहुत सारा पानी नहीं पीना चाहिए, इससे ब्लोटिंग बढ़ती है। फ्रूट रात को? फ्रूट रात को आप एब्सोल्युटली नो, क्योंकि आपका इंसुलिन खराब करेगा, शुगर बढ़ाएगा और आपके पेट में बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट आ जाएगा, जिसकी वजह से डाइजेशन इम्पैक्ट करेगा। मिल्क एट बेड टाइम? Milk at bedtime, a clear no for IBS patients because it will impact your bloating and acidity. फ्रूट प्लस मिल्क? Bad combination. फ्रूट एंड मिल्क एक साथ में आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये वीर्य विरुद्ध है। एग प्लस मिल्क? एग प्लस मिल्क टोटली नो। एग हॉट है, मिल्क कोल्ड है, एक साथ लेने से आपको विटिलिगो जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओके। ब्रेड बटर प्लस टी? बैड कॉम्बिनेशन, बहुत लोग एब्सोल्यूट नो। ब्रेड एंड बटर आर योर मैदा और बेकरी आइटम्स, और उसके साथ चाय का कॉम्बिनेशन वर्स्ट अफेक्ट करता है, आपके एसिडिटी को सीरियसली ट्रिगर करता है। फास्ट फूड, चाइनीज फूड आईबीएस पेशेंट के लिए? चाइनीज फूड आर एब्सोल्यूट नो, क्योंकि एक रात पहले ही आपने देखा होगा फ्रिज में रखते हैं नूडल्स और फ्राइड राइस को, एंड देन दे यूज्ड टू कुक इट। सो एब्सोल्यूट नो, यू हैव टू टेक फ्रेशली कुक इट, फ्रेशली इडली प्रिपेयर्ड। डोसा आईबीएस पेशेंट के लिए? यस और नो? एब्सोल्यूट नो, फर्मेंटेड फूड आर नॉट गुड फॉर एसिडिक एंड ब्लोटिंग पेशेंट्स। अब हम बताएं कि बहुत लोग सोचते हैं आयुर्वेदिक इलाज स्लो है। यस, आयुर्वेदिक इलाज स्लो है, ऐसा मेरे को बहुत सारे लोगों ने कहा है कि मैम हम पहले एलोपैथी लेके देख लेते हैं, आराम मिलेगा तब हम बाद में सोचेंगे आयुर्वेदा करना है या नहीं। बट ऐसा नहीं है। अगर सही रूट कॉज फाइंड आउट हो जाए कि आपकी डाइट में दिक्कत है, आपके पेट में ब्लोटिंग का इशू आ रहा है, तो इंडाइजेशन की वजह से आ रहा है या फिर आपकी रूटीन की वजह से आ रहा है, आपका इशू स्ट्रेस है या कुछ और है, तो अगर आपका रूट कॉज सही मिल गया ना, तो कोई भी डॉक्टर आपको उतने ही देर में रिजल्ट दे सकता है जितनी देर में कोई एलोपैथी दवाई देती है। अगर सही तरीके से दवाई की जाए और सही डॉक्टर मिल जाए, और आपको भी थोड़ा सा कंसिस्टेंट और ऑनेस्ट होना पड़ेगा अपने डॉक्टर के टुवर्ड, तो विद इन 3 डेज भी आपको उतना ही रिजल्ट आ सकता है जितना किसी एलोपैथी मेडिसिन से आता है। ओके। स्नैक्स के तौर पर अगर हम बिस्किट्स लें, यस और नो?
नो, स्नैक्स के तौर पे बिस्किट इज़ अ वेरी बैड ऑप्शन। आपको लेना है तो आप ड्राई फ्रूट्स ले लो, आप किशमिश ले लो, आप खजूर ले लो, आप अंजीर ले लो या मखाने ले लो। अब आप बताएं मैम कि अपने व्यूअर्स को बताइए कि आपसे आयुर्वेदा समदोष आयुर्वेदा कांटेक्ट करने के लिए कैसे कांटेक्ट होगा। यस, अगर आपको आईबीएस या पेट से रिलेटेड या फैटी लिवर से रिलेटेड कुछ भी इशू है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। समदोष आयुर्वेदा नोएडा सेक्टर 26 में हमारा क्लिनिक है। आप हमें पर्सनली विजिट भी कर सकते हो या हम आपको डिस्क्रिप्शन में अपने नंबर देंगे जिस पे आप कांटेक्ट करके हमारे साथ में ऑनलाइन 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, जो जी। ऑडियो या वीडियो कॉल के द्वारा होगा। और मेडिसिन हम ऑल ओवर द इंडिया कोरियर के माध्यम से भी डिलीवर करवाते हैं। जी, ये तो थी आईबीएस के बारे। बहुत बहुत धन्यवाद मेघा जी, आपका हमारे शो में आने के लिए, आपने टाइम निकाला, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम व्यूअर से ये कहना चाहेंगे, आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग दिस तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।